हेलो एवरीवन, आई एम सीए पलक शर्मा एंड आज मैं इस वीडियो में उस दिन के बारे में डिस्कस करूंगी जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन अपने बजट 2020 के अंदर अनाउंस कर दिया था फॉर हमारे प्यारे से इंडिविजुअल्स के लिए, और वो था सेक्शन 115 BAC। और उस सेक्शन के थ्रू एक नई टैक्स रेजीम ले आई निर्मला जी अपने प्यारे से टैक्स पेयर्स के लिए, जो वो ऑप्ट कर सकते हैं। और जिस दिन से वो स्कीम आई है तब से हमारे जो सिटीजन्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि हम कौन सी स्कीम को ऑप्ट करें, हमें पुरानी रजीम में ही जाना चाहिए या न्यू रजीम में ही जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं उन चीज़ों पे आपको गाइड करूँगी। तो सबसे पहली बात, अगर तो आपकी टोटल इनकम जो है, मतलब आप समझते हैं ना, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम का डिफरेंस बताया था, तो आज मैं बताना चाहती हूँ अगर तो आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम की है तो उस केस के अंदर आपको रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A 12,500 तक का। तो अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आप कोई भी स्कीम को ऑप्ट कीजिए, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कीजिए चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि इन दी एंड अगर आपका कुछ TDS या टैक्स कटा भी होगा तो जब आप ITR फाइल करेंगे वो रिफंड हो जाएगा। इन एडिशन टू दैट, न्यू रेजीम जब आई तो निर्मला जी ने कहा कि आपको कुछ अपने जो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस को फोरगो करना पड़ेगा, तभी आप न्यू रेजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई भी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस नहीं है तो प्लीज़ 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 आप न्यू रेजीम को आंखें बंद करके फॉलो कर सकते हैं। वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और आपके लिए टैक्स सेविंग ऑप्शन रहेगा। इन एडिशन टू दैट, अब मैं एक बात करना चाहूँगी कि एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम जो है 50 लाख की है, ठीक है, मतलब 15 लाख से ऊपर की हुई और वो 30% ब्रैकेट के अंदर आ गया, और उसके पास कोई भी एग्जेम्पशंस कोई भी डिडक्शंस नहीं हैं, तो उस केस के अंदर अगर वो इंडिविजुअल जो है वो 60 ईयर्स से बिलो है, उस केस के अंदर उसको अगर वो न्यू रिजीम को ऑप्ट करता है तो पूरा वो 75,000 रुपीज़ का टैक्स का बचत कर लेगा इन कंपैरिजन टू दी ओल्ड रिजीम, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इंडिविजुअल हैं जो कि 60 to 80 ईयर्स के बीच के अंदर आते हैं तो उनके लिए टैक्स स्लैब्स अलग रहते हैं। तो उस केस के अंदर अगर आपके पास कोई एग्जेम्पशंस नहीं है, कोई डिडक्शंस नहीं है और आप न्यू रिजीम अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको 72,500 की टैक्स सेविंग हो जाएगी अगर आपकी टोटल इनकम जो है 50 लाख तक की है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वन फॉर दोज जिनके पास कोई भी एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं, तो क्या होगा उस केस के अंदर, जैसे जैसे आपकी एग्जेम्पशंस डिडक्शंस की अमाउंट, टोटल अमाउंट बढ़ती जाएगी, जिस तरह से वो बढ़ती जाएगी उस तरह से आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होती रहेगी। तो आपके साथ मैं एक नीचे एक्सेल शेयर कर रही हूँ जिसके अंदर अगर आपके पास अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, आपकी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस कितनी रहती हैं, तो आपको कौन सा टैक्स स्कीम बेनिफिशियल है, ओल्ड या न्यू, आप उसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं और आप अपने लिए एक डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप सैलरी क्लास हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ भी आपकी से अंडरटेकिंग लेते हैं कि आप कौन सी रजीम के अंदर फॉल करना चाहते हैं, तो उसके थ्रू आप वो भी चेक कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयर को बेधड़क होके एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि मैं न्यू रजीम में फॉल करना चाहता हूँ कि मैं ओल्ड रजीम के अंदर फॉल करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ आप उस एक्सेल के अंदर वर्कआउट कीजिएगा कि आपको कैसे करना है। ये तो हुई एक बात। अब मैं आऊँगी दूसरी बात के ऊपर। दूसरी बात के अंदर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अब निर्मला जी ने कहा कि अगर आप न्यू टैक्स रजीम लेना चाह रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिडक्शंस को, कुछ ना कुछ एग्जेम्पशंस को फोरगो करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कौन सी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को आपको फोरगो करना पड़ेगा अगर आपको न्यू रिजीम को ऑप्ट करना है। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगी, निर्मला जी ने कहा कि एग्जेम्पशंस कुछ इस तरह की, जैसे कि आप सैलरी क्लास हैं, आपको आपकी कंपनी लीव ट्रैवल कंसेशन या कह लीजिए आपकी इंडिया के अंदर कोई भी ट्रिप जो है पे करती है, लीव ट्रैवल कंसेशन देती है,
उस केस के अंदर आपको एग्जेम्पशन पहले मिलती है ओल्ड टैक्स रजीम के अंदर, लेकिन अगर आपको न्यू टैक्स रजीम को फॉलो करना है तो आपको उस एग्जेम्पशन को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी एग्जेम्पशन जो वो बात करती हैं, अगर आप हाउस रेंट अलाउंस आपको मिल रहा है और आप उसकी एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं या रेंटेड हाउस के अंदर रह रहे हैं और HRA की एग्जेम्पशन अपनी ITR में क्लेम कर रहे थे, तो उस केस के अंदर अगर आपको न्यू रिजीम को फॉलो करना है तो आपको वो वाली एग्जेम्पशन को ड्रॉप करना पड़ेगा। इन एडिशन टू दैट, अगर आपको और भी कई तरह के अलाउंसेस मिल रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, उसके बाद चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन का हॉस्टल अलाउंस है, ये सब अलाउंसेस जो टैक्सेबल, जो आपको एग्जेम्प्ट किए जाते थे, वो वाली एग्जेम्पशंस भी आपको फोरगो करनी पड़ेगी। इन एडिशन टू दैट, अगर आपकी इनकम आ रही है किसी हाउस प्रॉपर्टी से, उस केस के अंदर आप इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन ले रहे थे अंडर सेक्शन 24(2)(b कि आपने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर और उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उसकी एग्जेम्पशन अलाउड थी, अगर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते थे, तो वो एग्जेम्पशन भी आपको फोरगो करनी पड़ेगी। इन एडिशन टू दैट, अगर आप अपनी किसी भी स्पाउस की पेंशन की इनकम ले रहे हैं, उसको अपनी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी आपको मैक्सिमम 15,000 की एग्जेम्पशन मिलती थी फ्रॉम योर इनकम, तो वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी। इन एडिशन टू दैट, आपका कोई माइनर चाइल्ड है जो कि कमा रहा है, उसके आप ITR नहीं फाइल कर सकते हैं, तो उस केस के अंदर वो पेरेंट्स की इनकम के अंदर किसी वन पेरेंट की इनकम के साथ क्लब किया जाता है, तो उस केस के अंदर जो एग्जेम्पशन मिलती है वो भी आपको फोरगो करनी पड़ेगी। उसके बाद से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं किसी तरह के, तो कुछ सेक्शंस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलती थी, जैसे कि आप नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलती थी, एग्जेम्पशन मिलती थी उसकी, वो भी आपको फोरगो करनी पड़ेगी। सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब वो कहते हैं कि अगर आपने किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी आपने खर्चा किया एज अ बिजनेसमैन और उसकी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे थे अंडर सेक्शन 35AD, अंडर सेक्शन 35(1) सबसेक्शन 2, 1 सबसेक्शन 2A, 1 सबसेक्शन 3, तो वो एग्जेम्पशंस को भी आपको फोरगो करना पड़ेगा। न्यू रिजीम के अंदर आप वो एग्जेम्पशंस को क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये तो मैं बात कर रही हूँ कुछ एग्जेम्पशंस की। अब बताती हूँ, जब आप ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेते हैं उसके बाद चैप्टर 6A की डिडक्शंस रहते हैं, जिसको आप माइनस करते हैं तो आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट होती है। तो उस केस के अंदर आप डिडक्शंस की वो क्या बात करते हैं कि जो आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे थे अपनी ग्रॉस टोटल इनकम से, वो सब भी आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर आपको न्यू रिजीम को ऑप्ट करना है। तो कौन सी डिडक्शंस की बात कर रही हैं? वो बात कर रहे हैं जैसे कि आप ATC के अंदर LIC की प्रीमियम की डिडक्शन ले रहे थे, PPF में इन्वेस्ट करने की आप डिडक्शन क्लेम कर रहे थे, उसके बाद आप बच्चों की ट्यूशन फीस दे रहे थे। वैसे मैंने सेक्शन 80C के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी की हुई है, तो आप सेक्शन 80C की डिटेल जानकारी मेरी उस वीडियो के अंदर ज़रूर से जाके रेफर कर सकते हैं। उसके बाद से एडिशन टू दैट वो बात कर रही हैं कि आपने सेक्शन 80D के अंदर कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे आप वो ले रहे थे, डिडक्शन ले रहे थे, वो आपको फोरगो करनी पड़ेगी। आपको कोई स्पेसिफाइड बीमारी थी, उस केस के अंदर अगर आपको सीवियर डिसेबिलिटी थी, 80U के अंदर आप क्लेम कर रहे थे डिडक्शन को, जो कि मैक्सिमम 75,000, या अगर आपको 100% डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक की डिडक्शन थी, वो आप क्लेम कर रहे थे, तो वो आपको छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद से वो बात कर रहे हैं कि 80TTA के अंदर आपको जो सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट रहता था उसके मैक्सिमम 10,000 तक की आपको डिडक्शन मिलती थी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से, तो वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी FDs का इंटरेस्ट आ रहा था, तो उस केस के अंदर भी गवर्नमेंट 80TTB के अंदर आपको 50,000 तक का डिडक्शन देती थी कि आप उसको क्लेम कर सकते हैं, जिसपे आपको टैक्स नहीं देना है। तो अगर आपको न्यू रिजीम को फॉलो करना है तो आपको उसको भी ड्रॉप करना होगा। ये तो मैंने आपको मोटे मोटे एग्जाम्पल्स दिए जो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस आपको छोड़ने पड़ेंगे न्यू रिजीम को ऑप्ट करने के लिए। और अगर गलती से मैं कोई भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन भूल जा रही हूँ तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर डिटेल ऑफ
सेक्शंस जिसके अंदर एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस जो आप नहीं क्लेम कर सकते अंडर न्यू टैक्स रिजीम, वो मेंशन कर दिए हैं आपके फ्यूचर यूज के लिए। अब डिडक्शंस, मैं उन डिडक्शंस की बात कर रही थी जो डिसअलाउ कर दी हैं अंडर न्यू रिजीम हमारी नई गवर्नमेंट ने, लेकिन जो अलाउड हैं डिडक्शंस जो आप ले सकते हैं अगर आप न्यू रिजीम को चाहे ऑप्ट भी कर रहे हैं, तो वो है सेक्शन 80 CCD के अंदर। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे थे, अगर आपको याद हो, तो 1.5 लाख तक का आपको 80C के अंदर डिडक्शन था। इन एडिशन टू दैट 80 CCD 1 के अंदर आपको एडिशनल 50,000 तक का डिडक्शन अलाउड था। तो अगर आप न्यू रिजीम को ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो ये डिडक्शन को आप क्लेम कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, अगर 80 JJA के अंदर आप बिजनेसमैन हैं और आपने न्यू वर्कफोर्स को आपने हायर किया था, उस केस के अंदर भी कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस को अगर आप फॉलो कर लेते थे तो एडिशनल 30% की जो भी आप खर्चा करते हैं, एडिशनल 30% की डिडक्शन गवर्नमेंट अलाउ करती है अंडर सेक्शन 80 JJA। तो उस केस के अंदर अगर आप न्यू रिजीम को फॉलो कर रहे हैं तो वो डिडक्शन का हक आपसे गवर्नमेंट ने नहीं छीना है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो कि आप एज एन इंडिविजुअल बिना किसी प्रोफेशनल की हेल्प से अगर आप गाइड करना चाहते हैं, अपने आप को सोचना चाहते हैं कि आप न्यू टैक्स रिजीम लेना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। एंड ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मैंने जो एक्सेल शीट आप लोगों के लिए बनाई है उसको ज़रूर ट्राई करके अपना डिसीजन लीजिएगा। अगर फिर भी आपको किसी सेक्शन के अंदर क्लैरिटी नहीं है या आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर फ्यूचर में वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मेरे फ्यूचर वीडियोस के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।